ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शिकंजा कसना शुरू किया है, ऐसे में सभी को ये क्यूरोसिटी है कि आखिर ईडी है क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ईडी के पास इतनी पावर कैसे है कि वो किसी भी आरोपी, चाहे वो बड़ा बिजनेस पर्सन हो या कोई बड़ा नेता, उसको पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लेती है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं आप देख सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम में और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी को इस वीडियो में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। कहानी की शुरुआत साल 1956 से करते हैं। तारीख थी 1 मई और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर एक एजेंसी या कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसको कहा जाता है एनफोर्समेंट यूनिट। यही एनफोर्समेंट यूनिट आगे चलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनती है, जिसे आप ईडी कह रहे हैं। उस वक्त इस एजेंसी का काम था कि विदेशों में चल रहे एक्सचेंज मार्केट में लेन देन करने वाले लोगों की जांच किया जाए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 यानी कि फेरा 47 के तहत एनफोर्समेंट यूनिट को बनाया गया था। उस वक्त एनफोर्समेंट यूनिट के हेडक्वार्टर को हेड करते थे लीगल सर्विस ऑफिसर, जिन्हें डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट कहा जाता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर और स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के 3 इंस्पेक्टर्स डायरेक्टर को असिस्ट करते थे। इस वक्त तक बॉम्बे और कलकत्ता में 2 ब्रांचेस हुआ करती थी। इसके बाद साल आता है 1957। एनफोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है, जिसे आप ईडी कह रहे हैं, और आज के चेन्नई और तब के मद्रास में एक नई ब्रांच भी खोली जाती है। 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया जाता है। इसके बाद वक्त बीतता है, सरकारें बदल रही होती हैं, कानून में संशोधन हो रहे होते हैं और इसी बीच फेरा 1973 यानी कि द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को निरस्त किया जाता है और नया फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लेकर आया जाता है, जो 1 जून 2000 से पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। इसके साथ ही पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आता है, जिसे 1 जुलाई 2005 से पूरे देश में लागू किया जाता है और ईडी को इसे लागू करने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद FEOA यानी कि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में आता है, जिसे कि ईडी को 21 अप्रैल 2018 से इसे लागू करने का काम सौंपा जाता है। तो ये 3 कानून यानी कि फेमा, पीएमएलए, FEOA जैसे कानून आते हैं और ये ईडी को कई सारी जिम्मेदारियां भी देते जाते हैं और कई जो उनकी ताकतें हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस कानून की चर्चा होती है वो है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस कानून को 2002 में बनाया गया था, लेकिन लागू 2005 में किया गया था। इस समय यूपीए की सरकार थी और 2002 में एनडीए की सरकार थी। इसके अलावा इस कानून को और सख्त बनाने के लिए 2009 और 2012 में संशोधन भी किए गए थे और अक्टूबर 2009 में इस कानून के जरिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर शिकंजा कसा गया था। कई जो मंत्री थे उन पर भी इस कानून के जरिए कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 2010 के बाद 2G घोटाले और कोयला खनन घोटाले समेत तमाम घोटालों में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शिकंजा कसा जाने लगा था। ए राजा जैसे तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी इसी कानून के तहत हुई और 2012 में जब अमेंडमेंट हुआ तो इस वक्त वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। वो और उनकी सरकार इस कानून को और सख्त बना देते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि 2012 तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच सिर्फ उन्हीं मामलों में कर सकती थी जिनमें 30 लाख या फिर इससे ज़्यादा की रकम का घपला हुआ हो। फिर 2013 में संशोधन कर 30 लाख की जो लिमिट थी उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आ जाती है और दोबारा यानी 2019 में भी लगातार दूसरी बार इसी सरकार को जीत मिलती है। 2019 में पीएमएलए में अमेंडमेंट किया जाता है। सरकार ने पीएमएलए कानून की धारा 17(1) और 18 में संशोधन किया, जिसके तहत ईडी को ये ताकत मिल जाती है कि कानून के दायरे में रहकर वो किसी के घर में छापामारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी का अधिकार वो उसको मिल जाता है। इसके अलावा एक धारा और यानी कि धारा 45 को इसमें ऐड किया जाता है, जिसके तहत ईडी बिना किसी वारंट के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।
ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनका जिक्र एक मीडिया रिपोर्ट में भी मिलता है। नवंबर 2023 की ये रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश असेंबली लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं गोविंद सिंह, उनका केस चल रहा होता है, जहां कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि 2019 में कानून में जो अमेंडमेंट किए गए उसके ज़रिए ईडी को समन्स, अरेस्ट, रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। यहाँ तक ईडी के पास ये भी पावर है कि अगर वो किसी को समन करती है तो उसको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। ईडी के पास ये भी अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई जा रही है या बनाई गई है तो ईडी उस पर कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा ईडी के सामने कोई आरोपी बयान देता है तो कोर्ट में वो सबूत के तौर पर मान लिया जाता है। हालांकि आम मामलों में होता यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान को रिकॉर्ड करना होता है, तभी वो मान्य होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर कोई एफआईआर होती है तो आरोपी को कॉपी मांगने का अधिकार भी नहीं होता है। आम मामलों में अधिकार होता है कि आप कॉपी मांग सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो ईडी के 3 काम हैं। जिन केस में पैसों की हेराफेरी हो रही है उन पर शिकंजा कसा जाए, उनकी जांच की जाए, उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क या फिर जब्त किया जाए। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है तो उसे रोका जाए। तीसरा ये कि अगर कोई देश में भ्रष्टाचार कर भाग गया है देश से बाहर तो उस आरोपी पर भी शिकंजा कसा जाए। अगर कोई भी शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में फंसता है तो सीधे जेल जाता है। 31 जनवरी 2023 तक का जो आंकड़ा है वो उसमें पता चलता है कि ईडी ने कुल 5,906 मामले दर्ज किए, जिसमें कि 176 पूर्व विधायक या फिर सांसद हैं। इन मामलों में 513 को गिरफ्तार किया गया है, 1,142 पर चार्जशीट दायर की गई है, 25 लोगों पर ट्रायल कंप्लीट हो गया है और 24 पर दोष भी साबित हो गया है। तो ये था पूरा लेखा जोखा ईडी से जुड़ा हुआ। आपको क्या लगता है कि ईडी की जो पावर्स हैं वहाँ कहाँ तक सही हैं? ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।